टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बताते हुए चले कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। देश को पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश का इंतजार था। सब सुनना जानना चाहते थे कि मधुबनी के झंझारपुर में कार्यक्रम में गए पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा में क्या बोलने वाले हैं। क्या वो पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ा मैसेज देंगे? हुआ भी ऐसा ही। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं साफ कह रहा हूं, जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और उसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हमले के बाद पाकिस्तान का बयान भी सामने आ चुका है। हमले को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है। पाकिस्तान को अल्लाह बचाएंगे। पाक रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। पहलगाम में निर्दोषों का कत्ल, आतंकियों का बर्बर खेल और पाकिस्तान से आया एक शर्मनाक बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्लाह बचाएगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी आतंक को शरण देगा? क्या पाकिस्तान ये मान चुका है कि उसके पास खुद को बचाने की ताकत नहीं है और अब उसे आतंक की ढाल और अल्लाह की आड़ में सब कुछ खेलना है? बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह घटना मर्मरता को दिखाते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि सभी को झकझोर देने वाली है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। उन्होंने पुलवामा हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी देश ने एकजुट होकर शोक व्यक्त किया था और अब पहलगाम की इस घटना के बाद भी देश अपनी पूरी ताकत के साथ इस दुखद समय में कश्मीर के लोगों के साथ है। राजीव रंजन ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवादियों को कड़ा जवाब देगा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 15
पहलगाम में एक घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, पूरा देश आपके साथ था और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस घटना के मर्माहत होने के बावजूद भी आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आप यहां पधारे हैं। यह दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप विकसित भारत बनाने के अपने सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए तो वहीं पटना से जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी में हो रही व्यस्तता के कारण दिल्ली में बैठक में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के विरोध में आयोजन इस बैठक में जेडीयू केंद्र सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी जो राष्ट्रीय हित में होगा। दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी के कार्यक्रम में सभी की व्यस्तता की वजह से दिल्ली में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी, इसीलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पहलगाम में जो बर्बर नृशंस नरसंहार हुआ है, उसके विरोध में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार राष्ट्रहित में जो भी फैसले लेगा, जनता दल यूनाइटेड उन फैसलों के साथ हो। दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी के कार्यक्रम। चले रुख अब दिल्ली की ओर करेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पार्टी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा है कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला न सिर्फ कायराना है बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कार्य समिति इस हमले की कड़ी निंदा करती है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह हमला जानबूझकर हिंदू नागरिकों को निशाना बनाने की गहरी और खतरनाक साजिश है और इसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका साफ दिखती है। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक। रुख अब उत्तर प्रदेश के बरेली की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ परशुराम सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर के नारे लगाए और आतंकवाद का पुतला जला करके अपना गुस्सा जाहिर किया। पटेल चौक पर जुटे इन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। उनकी चेतावनी साफ थी,
अगर सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए यातायात पर असर पड़ा। इस घटना ने देश भर के नागरिकों में गुस्से का माहौल बना दिया है, खास तौर पर जब ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। क्या सरकार अब इस गंभीर चुनौती से निपटेगी या फिर ये स्थिति और विकराल रूप लेगी? बरेली के बाद एटा में भी आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू महासंघ ने माया पैलेस चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में किया गया। आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिसके बाद पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्से का माहौल बना हुआ है। देश का आम नागरिक और समाज आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन ने इस प्रदर्शन में अपनी पूरी एकजुटता दिखाई और आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। इस घटना ने न केवल एटा बल्कि पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ एक नया आक्रोश पैदा कर दिया है। पहलगाम के बेसरण में हुआ हमला अब सिर्फ घाटी का मामला नहीं है, यह अब पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है और यही वजह है कि गाजियाबाद में भी इसकी तस्वीर देखने को मिली। गाजियाबाद के मोदी नगर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, हाथ में तिरंगा, जुबान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद। व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने न सिर्फ पाकिस्तान का पुतला जलाया बल्कि सरकार से साफ मांग की है, अब सिर्फ निंदा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने कहा, आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर मारा, अब हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या पीओके की बारी है? देखिए, अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर के अंदर नरसंहार हुआ है, एक तरह से निर्दोष लोगों को जो वहां आतंकवादियों ने सीधी गोली मारने का काम किया है, मैं सबसे पहले उनको अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ये बहुत निंदनीय घटना है और पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है, पूरे देश में शोक की लहर है। हमारा स्पष्ट कहना है, आज तमाम लोगों ने यहाँ व्यापार मंडल के बैनर के नीचे सब लोगों ने इकट्ठा होकर शहर में पुतला की रैली निकाली है और यहाँ पुतला दहन किया है कि भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, आपके पास तमाम हथियार हैं, आप पूरे देश की तीसरी शक्ति बनने का दावा करते हैं, तो आज आपको उन राफेल को, उन तमाम हथियारों को चलाने की जरूरत है जो देश। तो वहीं पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मासूम पर्यटकों की हत्या के विरोध में अब हर शहर से आवाज उठ रही है। महाराष्ट्र के कोपरगांव में आज लोगों ने अपने अंदाज में इस आतंकी हमले का विरोध दर्ज कराया। मोमबत्तियां, तख्तियां और आंखों में आंसू लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च जो सिर्फ एक विरोध नहीं था बल्कि एक भावनात्मक संदेश था कि अब हम सब एक है और आतंक को जवाब देने के लिए एकजुट भी हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यह वादा किया कि भारत चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और उसी का असर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहां अधिवक्ताओं के अलग अलग समूहों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौराहे पर ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुक्कू ओझा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदकर उसका पुतला फूंका। वहीं मुनीश्वर दत्त चौराहे पर अधिवक्ता सैयद मसनून के नेतृत्व में भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई और पुतला जलाकर विरोध जताया गया। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के डुडू बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान एक जवान ने अपनी जान भी गंवा दी। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है और इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। इस मुठभेड़ से पूरे क्षेत्र में व्यवस्था को सख्त करने की कोशिश की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया स्टील 2025 के छठे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के रोड मैप पर बात की और कहा कि इसमें स्टील सेक्टर की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है और सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। साथियों, स्टील की भूमिका दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में स्केलेटन की तरह रही है। स्काई स्क्रैपर्स हो या शिपिंग, हाईवेज हो या हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्टील की ताकत है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। साथियों, स्टील की भूमिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंदौली में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। एसपी ने जिले में तबादला एक्सप्रेस चलाई है, जिसके तहत आधा दर्जन से ज्यादा निरीक्षकों को इधर उधर किया गया है। बबूरी और मुगल सराय जैसे संवेदनशील थानों के प्रभारियों को भी बदला गया है। पुलिस लाइन में तैनात कई निरीक्षकों को अब फील्ड ड्यूटी दी गई है। माना जा रहा है कि ये कदम आगामी चुनावी तैयारियों और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाया गया है। लखनऊ नगर निगम को नया नगर आयुक्त मिल गया है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी गौरव कुमार ने आज पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वो प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ के पद पर कार्यरत थे। अब लखनऊ की नगर परियोजनाओं और विकास कार्यों में उनके नेतृत्व में नई दिशा और रफ्तार की उम्मीद की जा रही है। तो बरेली की तेज गर्मी अब सिर्फ लोगों को ही नहीं, गाड़ियों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। थाना सुभाष नगर के बदायूं रोड पर एक बोलेरो अचानक ओवर हीट हो गई। इसमें एक गाड़ी से धुआं निकलने लग गया और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंची। गाड़ी करीब आधे घंटे तक स्टार्ट रही और आखिर में जब तेल खत्म हुआ तब जाकर कार बंद हुई। और अब जो आपको वारदात बताने वाले हैं वो वारदात किसी गैंगवार की स्क्रिप्ट नहीं है। आगरा के ताज नगरी इलाके की वो हकीकत है जहां दो युवक देर रात एक रेस्टोरेंट में घुसे और 27 साल के गुलफाम की गोली मारकर हत्या कर दी। गुलफाम का जुर्म बस इतना था कि वो अपने छोटे भाई सैफ के साथ एक रेस्टोरेंट चला जा रहा था। हमलावरों ने पहले गुलफाम को गोली मारी, फिर जब भाई सैफ दौड़ा तो उसे भी लहूलुहान कर दिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते गुलफाम की सांसें थम चुकी थी। इलाके में गुस्सा ऐसा था कि लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इंसाफ की मांग की गई। अब सवाल ये है कि जब ताज नगरी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ये सब हो सकता है तो आम नागरिक कैसे महफूज रहेगा। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पहुंचेगी, लेकिन क्या तब तक एक और गुलफाम सिस्टम की और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन रही हैं। ये थाना ताजगंज के बसई चौकी क्षेत्र में कल एक घटनाक्रम हुआ है। सूचना पर पहुंचने पर पता चला कि वहां पर एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। इसको जब एसएम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो वहाँ उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें मुकदमा कल रात ही पंजीकृत करा लिया गया था। सभी टीमें इसके अनावरण हेतु लगी हुई हैं। जल्दी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो कोई मतलब कुछ मिला हो? जी, अभी इसमें पूरी तरह से जांच की जा रही है सीसीटीवी सर्वेलांस के माध्यम से। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।
है।